myself Priya Singh. Welcome to my YouTube channel इला अवनी। दोस्तों, हम लोग लास्ट वीडियो में समझ रहे थे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, जिसके अंडर में हमने तीन टाइप के सेक्टर्स देखे थे: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग समझेंगे दूसरे प्रकार के क्षेत्र के बारे में, सेक्टर्स के बारे में। और आज जो हम समझने वाले हैं उसके क्लासिफिकेशन का आधार है ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कंडीशन, है ना बच्चों। आज हम लोग देखेंगे ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है। इसको हम हिंदी में संगठित क्षेत्र कहते हैं और अनऑर्गेनाइज्ड को हम असंगठित क्षेत्र कहते हैं। बच्चों, शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी जो कि अभी हमारे करंट अफेयर्स से भी रिलेटेड है, कि अभी एक बहुत अच्छी सी स्कीम जो है वो न्यूज में चल रही है कि 29 साल से कम आयु का जो व्यक्ति है बच्चों, जिसकी पगार जो है, जिसकी मंथली सैलरी जो है वो 15,000 या 15,000 से कम है, उसके लिए हमारी सरकार ने एक पेंशन की व्यवस्था का इंतजाम किया है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इस योजना के तहत व्यक्ति को फायदे पहुंचाए जाएंगे। आज की क्लास हमारा इस योजना पे नहीं है, लेकिन इस योजना के पीछे जो सरकार का इंटेंशन है, जो सरकार का उद्देश्य है, वो यही है कि जो डीमेरिट्स, ड्रॉबैक्स है, जो खामियां हैं हमारे असंगठित क्षेत्र की, उन खामियों की क्षतिपूर्ति की जाए। तो चलिए समझते हैं कि ऐसी क्या बात है जो हमारी सरकार को ये पेंशन मानधन योजना जो है उसको इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत पड़ी, परिचित कराने की जरूरत पड़ी। तो बच्चों, हम समझेंगे कि आज जो हम दो प्रकार के क्षेत्र देख रहे हैं, वो जो इंसान होता है उसके कार्य करने की जो स्थिति होती है, वर्किंग कंडीशन होती है, उसके बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है। तो बच्चों, सबसे पहला जो है वो है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स की जो फीचर्स हैं, मैं वो आपको बता दूं कि संगठित क्षेत्र में, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट होती है, जो वर्किंग आवर्स होते हैं, जो घंटे होते हैं काम करने के, वो फिक्स्ड होते हैं, निश्चित होते हैं। इसके अलावा जो काम होता है वो रेगुलर बेसिस पर होता है, लेकिन उसके उल्टा यानी कि उसके ऑपोजिट सेक्टर में, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, असंगठित क्षेत्र में जो काम करने के घंटे होते हैं बच्चों, वो अनस्टेबल होते हैं, अनफिक्स्ड होते हैं, नियमित नहीं होते हैं। साथ ही साथ जरूरी नहीं है कि आप आज काम कर रहे हैं तो गारंटी है कि कल भी आपको काम मिलेगा ही मिलेगा उस क्षेत्र में। ध्यान रखिएगा कि असंगठित क्षेत्र में, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में यही एक खामी होती है। बहुत सारी वैसे तो खामियां होती है, उसमें से मुख्य खामी होती है कि जो लोग इसमें जुड़े होते हैं उनकी कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, उनकी नौकरी कभी भी छीनी जा सकती है। और इसीलिए हम मानते हैं कि ये जो काम है वो सीजनल बेस्ड होता है, मौसम पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है ये बात आपको क्लियर होगी कि इसमें जो वर्किंग आवर्स होते हैं, वर्किंग कंडीशन जो होती है वो फिक्स्ड होती है, लोग जो होते हैं वो रेगुलरली एम्प्लॉयड होते हैं। बच्चों, इसके बाद हम इसमें एग्जाम्पल देखेंगे कि उदाहरण के लिए ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में कौन जुड़ा होता है। तो उदाहरण के लिए जो व्यक्ति ऐसे संगठन से जुड़ा हो, ऐसे इंस्टीट्यूशन से उसका लिंक हो जो कि लीगल है, जो कि सरकार के पास रजिस्टर्ड है, या जो 1948 के फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत उसका मतलब मेंशन किया जाता है, वहां पर अगर व्यक्ति जुड़ा हुआ है उस संगठन के साथ, उस फैक्ट्री के साथ, इंडस्ट्री के साथ या उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो वहां पर ये जो अनऑर्गेनाइज्ड वाली प्रॉब्लम्स है वो नहीं आती हैं। उसकी पगार यानी उसकी सैलरी भी फिक्स्ड होती है, वर्किंग आवर जो होते हैं वो भी आपके फिक्स्ड होते हैं। बच्चों, इसके बाद हम लोग वैसे ही देखेंगे कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं वो जनरली
होम बेस्ड वर्कर्स होते हैं, यानी कि घर के अंदर ही जो लोग काम कर रहे होते हैं वो होते हैं, या फिर अपने खेत पर ही जो लोग खुद ही काम कर रहे होते हैं वो होते हैं। तो बच्चों, अक्सर ऐसा होता है कि खेत पर अगर दो व्यक्ति की जरूरत है तो वो दो व्यक्ति अपने बीवी बच्चों के साथ खेत पर जाता है, काम करता है। जरूरत केवल दो लोगों की है, दो लोगों से जो आउटपुट मिलना है, जो प्रोडक्टिविटी मिलना है वही मिलेगी, लेकिन फिर भी उस खेत पर 4 लोग 6 लोग लगे हुए हैं। इसके लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं, छुपी हुई बेरोजगारी, ठीक है, जिसको हम प्रचलन बेरोजगारी भी कहते हैं। और इससे पता चलता है कि हमारे देश में लगभग 93% जो काम करने वाले लोग हैं वो आपके अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से जुड़े हुए हैं, असंगठित क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। बच्चों, असंगठित क्षेत्र में जो इनकम होती है, वो जो सैलरी होती है, जो इंसान की पगार होती है, तनख्वाह होती है, वो संगठित क्षेत्र के तुलना में यहाँ पर कम होती है। और संगठित क्षेत्र में जब बात करते हैं, यदि कोई व्यक्ति सीमित समय से ज्यादा काम करता है तो उसको जो उसकी पगार होती है, जो उसकी सैलरी होती है, उससे ज्यादा उसको पे किया जाता है, यानी कि ओवर टाइम के लिए उसको पेमेंट की जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ऑफिसेस विच आर अंडर फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1948। लेकिन यहाँ पर जब हम बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर किसी टाइप की कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, कुछ भी फिक्स्ड नहीं होता है। इसीलिए मानते हैं कि वो सेक्टर्स जो 1948 के अंडर में नहीं आते हैं वो हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर। बच्चों, इसके बाद हम लोग समझेंगे एक और प्रकार के सेक्टर्स के बारे में जिनका बेसिस होता है ओनरशिप ऑफ असेट्स, यानी कि जो चीजें प्रयोग की जा रही हैं किसी भी सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए या फिर किसी भी चीज का प्रोडक्शन करने के लिए, वो किसके अंडर में आती हैं, वो चीजें वो किसके अंडर में आती हैं, उसका उसके ऊपर स्वामित्व किसका है, ये होता है आधार हमारे अगले वर्गीकरण का, अगले क्लासिफिकेशन का। तो इसके बाद हम देख रहे हैं प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर। बच्चों, प्राइवेट सेक्टर में वो इंडस्ट्रीज या वो फैक्ट्रीज आते हैं, वो फर्म्स आते हैं, वो कंपनीज आती हैं जो कि निजी मानी जाती हैं। प्राइवेट सेक्टर को हम हिंदी में निजी क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। और प्राइवेट सेक्टर का ही एक और नाम होता है जिसको हम सिटीजन सेक्टर भी कहते हैं, यानी कि इस सेक्टर पर, इस क्षेत्र पर जो निजी लोग होते हैं, जो या तो मिलके काम करें या अकेले काम करें, केवल लोगों का अधिकार होता है। सरकार उसमें हस्तक्षेप कर सकती है, लेकिन ज्यादातर लोगों को स्वतंत्रता दी जाती है प्राइवेट सेक्टर के अंडर में। इसके उल्टा जब हम पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं बच्चों, तो पब्लिक सेक्टर में उन सभी बातों को ध्यान में रख करके जो समाज कल्याण से जुड़ा होता है काम किया जाता है। यानी पब्लिक सेक्टर में हम इंक्लूड करते हैं उन सभी इंडस्ट्रीज को या कंपनीज को या फर्म्स को या सर्विस प्रोवाइडर्स को जिस पर टोटली गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, सरकार का नियंत्रण होता है। उम्मीद है इतनी बात आपको क्लियर होगी कि यहाँ पर निजी इंसान का या इंसान के जो ग्रुप होता है, समूह का, उनका वर्चस्व होता है, स्वामित्व होता है प्राइवेट सेक्टर में, यानी कि सिटीजन्स का सेक्टर। दूसरी तरफ पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट जो है हर चीज को कंट्रोल करती है। वो बिजनेस, वो इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, कंपनीज जिस पर गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, हर डिसीजन गवर्नमेंट का होता है, हम पब्लिक सेक्टर कहते हैं। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है इन दोनों में डिफरेंस करने का, वो ये है कि प्राइवेट सेक्टर का मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। प्राइवेट सेक्टर का उद्देश्य क्या होता है? फायदा कमाना। इसके उल्टा जब हम पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं तो पब्लिक सेक्टर का फर्स्ट मोटिव जो होता है वो सर्विस प्रोवाइड करना होता है, सोशल वेलफेयर को कंसीडर करते हुए, ना कि केवल फायदा कमाना।
फायदा दोनों कंपनियां कमाना चाहती हैं, दोनों सेक्टर्स में प्रॉफिट बनाने का इंटेंशन होता है, लेकिन इसमें हम सोशल वेलफेयर को एक बार साइड रखते हैं और प्रॉफिट मेकिंग प्रोसेस पर ज्यादा फोकस करते हैं। लेकिन हम जब पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं तो इस सेक्टर में एक बार के लिए प्रॉफिट मेकिंग प्रोसेस को हम थोड़ा सा डिले कर देते हैं, लेकिन सर्विस प्रोवाइड करने पर या सिटीजन्स के वेलफेयर पर ज्यादा फोकस किया जाता है। उम्मीद है इतनी बात आपको क्लियर होगी बच्चों। हम जब पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं बच्चों, तो पब्लिक सेक्टर के अंडर ही 3 प्रकार की इंडस्ट्रीज आती हैं, जिनको हम महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न के नाम से जानते हैं। महारत्न में 7 जो मुख्य इंडस्ट्रीज हैं, जो फील्ड्स हैं, वो आती हैं। वैसे ही नवरत्न में 16 मुख्य इंडस्ट्रीज आती हैं और मिनी रत्न में टोटल आपकी अभी 71 जिसको हम इंग्लिश में 71 कहते हैं, 71 फील्ड्स जो है वो इसमें आती हैं, कंपनीज इसमें आती हैं। जब हम बड़ी चीजों के प्रोडक्शन की बात करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हम भेल को इंक्लूड करते हैं, तो ये क्या है, एक पब्लिक एंटरप्राइज है। पब्लिक सेक्टर के अंडर में जो भेल है वो काम करती है। लेकिन जब हम टिस्को की बात करते हैं बच्चों, तो जो टिस्को कंपनी है वो प्राइवेट सेक्टर में आती है, क्योंकि वो प्राइवेटली ओन्ड है, निजी स्वामित्व के द्वारा वो चलाई जाती है। उस पर सरकार जो है वो नजर रख सकती है, लेकिन नियंत्रण नहीं रख सकती है। यानी कि गवर्नमेंट अपने ओपिनियंस दे सकती है, बट उन पर कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं होता है, कोई भी कंपल्शन नहीं होता है कि वो गवर्नमेंट के अंडर आकर के ही काम करें। इसके अलावा हम जब बात करते हैं पब्लिक सेक्टर की और प्राइवेट सेक्टर की, तो ये दोनों एक बार मिल करके भी काम करते हैं, जिसको यानी कि पब्लिक प्लस प्राइवेट को हम जब मिला दें तो निकलता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है बच्चों, तो कुछ जो ऑर्गेनाइजेशंस है, इंस्टीट्यूशंस है, कंपनीज है, वो हिंदी में अर्ध सरकारी के नाम से भी जानी जाती हैं, और इसी को हम कहते हैं कि आधा उसमें गवर्नमेंट का शेयर होता है और फिर जो बचा हुआ शेयर होता है वो निजी क्षेत्र का शेयर होता है। यानी दोनों मिलकर के जब काम करती हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, पब्लिक प्राइवेट इंटरप्राइजेस, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम से भी जानते हैं। हम एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझते हैं बच्चों। हम बात करते हैं रेलवे की। जब हम रेलवे की बात करते हैं जो पूरे देश में दौड़ती है, तो वो रेलवे हमारे पब्लिक सेक्टर में आती है। लेकिन जब हम उस रेल की बात करते हैं जो कि पर्टिकुलर स्टेट्स में दौड़ती है, जैसे दिल्ली मेट्रो, मेट्रो भी एक प्रकार की रेल ही है, लेकिन दिल्ली मेट्रो, इसके बाद जो स्टेट मेट्रोज होती हैं अदर स्टेट्स में, कैलकाटा मेट्रो, मुंबई मेट्रो, जो मेट्रोपॉलिटन कंट्रीज, जो मेट्रोपॉलिटन स्टेट्स में होती हैं, वो स्टेट ओन्ड होती हैं, या फिर उन पर स्टेट केवल नजर रखता है, लेकिन वो प्राइवेटली चलाई जाती हैं। तो उम्मीद है इतनी बात आपको क्लियर होगी कि सोशल वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर कंट्री के यूनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो कुछ क्षेत्र हैं वो सरकार के लिए रिजर्व रहते हैं, जिस पर केवल पब्लिक सेक्टर ही काम करता है, और कुछ क्षेत्र खुले हुए होते हैं बाजार में, जिन पर कोई भी व्यक्ति, या वो निजी हो या वो समूह में आकर के काम करना चाहता हो, काम कर सकता है। उम्मीद है आपको हमारा ये सेशन पसंद आया होगा। प्लीज हमारी वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमें मोटिवेट करें और भी अच्छा कंटेंट प्रिपेयर करने में। थैंक यू वेरी मच।